एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। शुरुआत करेंगे साउथ साइड की खबरों की। नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति से कराने की विपक्ष की मांग के बीच कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने 28 मई को आयोजित समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया। कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों की मांग है कि संसद के नए भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनसे कराया जाए। सूत्रों के मुताबिक समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों के नेताओं ने इस मुद्दे पर चर्चा की और सदन में अलग अलग विपक्षी दलों के नेताओं द्वारा जल्द ही संयुक्त बयान जारी किया जाएगा, जिसमें उद्घाटन कार्यक्रम के संयुक्त बहिष्कार की घोषणा की जाएगी। विपक्षी दलों को डीएमके का भी साथ मिल गया है। 19 विपक्षी दलों द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन को बहिष्कार करने पर डीएमके की उप महासचिव कनिमोझी ने कहा वो सही तरह से नहीं किया जा रहा है, इसीलिए बहिष्कार का फैसला किया है। The decorum which should be followed is not being followed, so the opposition parties have decided to boycott it. The decorum which should be followed is not being followed, so the opposition parties have decided to. नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर विपक्षी दलों की ओर से मचे घमासान के बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा देश को इसकी जरूरत थी। वहीं कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर ओवैसी ने कहा अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को मानते हैं तो मैं कार्यक्रम में जाऊंगा, अन्यथा नहीं। उन्होंने कहा नए संसद भवन की जरूरत है, इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। पीएम को इसका उद्घाटन इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि ये शक्ति के विभाजन के सिद्धांत के खिलाफ है। स्पीकर संसद का भी रक्षक होता है, इसलिए उद्घाटन उसे ही करना चाहिए। हम शुरू से इस बात को कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वजीर आजम ने जब जाकर इसका फाउंडेशन स्टोन डाला, उस वक्त भी मैंने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव का गैर जरूरी इंटरफेरेंस हो रहा है लेजिस्लेचर में, उनको नहीं करना चाहिए था फाउंडेशन स्टोन में। जब नेशनल एम्बलम का इनॉग्रेशन हुआ उस वक्त भी वजीर आजम और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए, स्पीकर साहब पीछे खड़े हैं, उस वक्त भी मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा था गलत हो रहा है। आज भी मैं कह रहा हूं कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थियोरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। कर्नाटक में नई सरकार के गठन को अभी हफ्ता हुआ है और पुलिस के भगवाकरण को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सख्त तेवर दिखाया। सिद्धारमैया ने इस मामले पर पुलिस अधिकारियों की खूब क्लास लगाई। मुख्यमंत्री ने सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग न करने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने भगवाकरण और नैतिक पुलिसिंग को शुरू करने की बात कही थी। हम किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेने देंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस ही क्यों ना हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा 2-4 जगहों पर कुछ पुलिस अधिकारियों का अपना एजेंडा चलाया गया है। उन पुलिस कर्मियों ने अपनी वर्दी उतारी और राजनीतिक पोशाक पहनकर तस्वीरें डाली। इसकी अनुमति संविधान नहीं देता है। कर्नाटक सरकार के मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर चर्चा बनी हुई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने दिल्ली का रुख किया। जानकारी के मुताबिक दोनों नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कैबिनेट विस्तार और मौजूदा मंत्रियों को विभागों के आवंटन को लेकर चर्चा भी करेंगे। बता दें पिछले हफ्ते शपथ ग्रहण समारोह से पहले पार्टी आलाकमान ने दिल्ली में 8 मंत्रियों की पहली सूची को मंजूरी दी थी। वहीं कैबिनेट में बहुत ज्यादा संख्या में विधायकों को शामिल करने की पहले की योजना थी क्योंकि चर्चा के दौरान कुछ नामों को लेकर सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच कथित रूप से मतभेद थे। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कर्नाटक मंत्रिमंडल में 34 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। कर्नाटक में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर मुख्यमंत्री पद को लेकर मचे बवाल के बाद कांग्रेस में मंत्री पद को लेकर एक बार फिर बवाल शुरू हो गया। कांग्रेस विधायक डी सुधाकर के समर्थकों ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के घर के बाहर उनके लिए मंत्री पद की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार और डी सुधाकर के पोस्टर कटआउट लेकर नारेबाजी की। बता दें कर्नाटक में सरकार बनाने के लिए सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार समेत 10 कांग्रेस नेताओं ने कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ 20 मई को ली थी। इसके बाद ही कर्नाटक सरकार में मंत्री पद के 34 में से 10 पद भर दिए गए थे।
हालांकि पार्टी को अभी भी 24 अन्य मंत्रियों का चुनाव करना बाकी है। कर्नाटक में मंगलुरु सीट से कांग्रेस विधायक यूटी खादर को राज्य विधानसभा का स्पीकर चुना गया और इस पद पर पहुंचने वाले वो पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं। बता दें, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस पद के लिए खादर के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिन्हें निर्विरोध चुन लिया गया है। पूर्व मंत्री और 5 बार के विधायक यूटी खादर ने कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर मंगलवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था। कांग्रेस के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी उनके नामांकन पर उन्हें बधाई देते हुए ट्वीट कर लिखा था कि हमारे युवा गतिशील नेता यूटी खादर को कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष पद के लिए एकमात्र नामांकन दाखिल करने के लिए बधाई। वो न केवल विधानसभा के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष होंगे, बल्कि दक्षिण कन्नड़ से भी पहले स्पीकर होंगे। कानून का उनको ठोस ज्ञान, लंबा अनुभव, चतुराई से निपटने की क्षमता कर्नाटक के विधान सौध को समृद्ध बनाने में एक लंबा रास्ता तय करेगी। आंध्र प्रदेश की तेलुगु देशम पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने राज्य के राज्यपाल अब्दुल नजीर से मुलाकात की। मुलाकात के बाद टीडीपी के वरिष्ठ नेता बोंडा उमा महेश्वर राव ने ये कहा, आंध्र प्रदेश में एक अजीब स्थिति देखी जा रही है, जहां सीबीआई सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी से डर रही है। विवेकानंद रेड्डी की हत्या मामले की सीबीआई जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रही हैं और सीबीआई इस नतीजे पर पहुंची है कि वाईएसआरसीपी के सांसद अविनाश रेड्डी ने सबूतों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश की और वो इस मामले में मुख्य गवाह हैं। इसके साथ ही उन्होंने पूछा कि अविनाश रेड्डी अग्रिम जमानत पाने के लिए उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए 100 करोड़ रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा, सीबीआई ने अब तक वाईएसआरसीपी के सांसद को 3 बार तलब किया, लेकिन वो किसी न किसी बहाने से बच रही हैं, जिसके बाद ऐसा लग रहा है कि ये सारा घटनाक्रम ताड़ेपल्ली महल के निर्देश के अनुसार हुआ है। बेंगलुरु में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बता दें, 18 मई को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक में सीएलपी नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया था। कर्नाटक में शानदार जीत के बाद विचार विमर्श के दिनों के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार को अंतिम रूप दिया था। कांग्रेस नेताओं आरवी देशपांडे, एचके पाटिल, एमबी पाटिल और लक्ष्मी हेबलकर ने सिद्धारमैया के नाम का प्रस्ताव रखा था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सिंगापुर में कई फर्मों के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें तमिलनाडु में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया। साथ ही तमिलनाडु में अगले साल होने वाले व्यापार सम्मेलन में आमंत्रित भी किया है। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और निवेशकों ने खाद्य प्रसंस्करण और मछली पकड़ने जैसे क्षेत्रों पर भी चर्चा की। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा, निवेशकों ने तमिलनाडु में निवेश करने और $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की हमारी यात्रा में गहरी रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा, तमिलनाडु और सिंगापुर के बीच ऐतिहासिक साझेदारी को आगे बढ़ाना और आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। सिविल सेवा परीक्षा 2022 में अखिल भारतीय स्तर पर तीसरी रैंक तेलंगाना की एन उमा हर्थी ने हासिल की। उन्होंने अपनी उपलब्धि के लिए अपने परिवार को श्रेय देते हुए कहा, उन्हें मुख्य प्रेरणा अपने पिता से मिली और परिवार के सहयोग से वो ये रैंक हासिल कर सकी हैं। तेलंगाना के नालगोंडा जिले की रहने वाली उमा नारायणपेट के पुलिस अधीक्षक एन वेंकटेश्वर लू की बेटी हैं।
IIT हैदराबाद से सिविल इंजीनियर में उन्होंने बीटेक की। वहीं उमा ने परीक्षा में असफल होने पर आत्महत्या करने की सोच वाले छात्र छात्राओं को निराश न होने की सलाह देते हुए कहा, प्रेरणा जहां से भी मिले वहां से लो। अगर मेरी कहानी से कुछ मदद मिले तो उसका इस्तेमाल करो। मैं पिछले 5 साल से पढ़ाई कर रही हूँ। मैंने इस प्रक्रिया में कई असफलताएं देखी हैं। मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास किया और मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जो ये मेरा कर्तव्य है और मैंने इसका परिणाम देखा है। So this is my 5th attempt and my second interview. So it's been a long process for me, and it was not difficult. It was not easy. It was quite challenging. But I tried to learn from my mistakes, and with the help of my family and my friends, I could learn from my mistakes. So I would say it's 99% my support system and just 1% of my effort. So all the credit goes to them, and just 1% to me, maybe. So coming to what I want to say to those who are preparing for the exam, I would say have faith in yourself, understand the exam, focus on previous year's questions and syllabus, have your own strategy, own up the process, own up the mistakes, own up your setbacks or failures, own up everything and make it your own. So that way, even if you do not clear the exam, you will be a better person and a person who can face the world as it is. उधर आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार द्वारा राजस्व घाटे के मुआवजे के रूप में राज्य के बंटवारे के समय का बकाया 10,461 करोड़ रुपए जारी करने का स्वागत किया। ये धनराशि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत बकाये के हिस्से के रूप में जारी की गई। वित्त मंत्रालय के सहायक निदेशक महेंद्र चंदेलिया ने वित्त वर्ष 2014-15 के लिए राजस्व घाटे के हिस्से के रूप में विशेष सामान्य वित्तीय सहायता श्रेणी के तहत धनराशि तुरंत जारी करने का निर्देश दिया था। आंध्र प्रदेश सरकार में राजनीतिक सलाहकार सजला रामकृष्ण रेड्डी ने कहा, यह मुआवजा केवल मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की दृढ़ संकल्प और उनकी विश्वसनीयता के कारण दिया गया। ये कोष न केवल राज्य सरकार का अधिकार था, बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी। इस राशि का इस्तेमाल बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं और शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल जैसी कल्याणकारी योजनाओं में किया जाएगा। केरल में मंदिरों का संचालन करने वाले त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने आरएसएस के खिलाफ एक सर्कुलर जारी किया। आदेश के तहत अब मंदिर परिसर में आरएसएस सामूहिक अभ्यास या अन्य गतिविधियां नहीं चला सकेगा। सर्कुलर में ये भी कहा गया, इसका सख्ती से पालन न करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक टीडीबी बोर्ड 1200 से ज्यादा मंदिरों का प्रबंधन करता है। टीडीबी बोर्ड ने सबसे पहले 30 मार्च 2021 को एक आदेश जारी किया था। मंदिर परिसर का उपयोग अनुष्ठानों और त्योहारों के अलावा किसी दूसरे उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। टीडीपी बोर्ड के अध्यक्ष ने अनंत गोपन ने कहा, आरएसएस की शाखाएं कई मंदिरों में चल रही थी और वहां सामूहिक अभ्यास किया जा रहा था। यही वजह है कि ऐसा सर्कुलर जारी किया गया। मंदिर श्रद्धालुओं के लिए होते हैं और श्रद्धालुओं को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में बिजली गिरने के साथ भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। बेमौसम बारिश और तेज हवाओं ने कटपा में पेड़ और बिजली के खंभे उखाड़ दिए। ओलावृष्टि ने स्थिति को और खराब कर दिया, जिससे जिले के कई इलाकों में भारी तबाही हुई। वहीं गोपवारम में एक शेड ढह गया, जिससे एक व्यक्ति की जान चली गई। बेथाया पल्ली के पिलकायला में चिन्ना सुबैया अपने दोपहिया वाहन की सवारी कर रहे थे जब वो भारी बारिश और हवाओं के प्रभाव से गिरने वाले शेड के नीचे फंस गए। कलसपड्डू में खेत में काम करते समय बिजली की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। बेमौसम बारिश से केले की फसल को भी भारी नुकसान हुआ, जबकि मूंगफली और खाद्यान्न की फसल भीग गई है। मंडलों में विनाश के इस तरह की घटनाओं की जानकारी मिली है।
कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में प्री मानसून बारिश का कहर जारी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बताया कि अप्रैल से लेकर अब तक 52 मौतें हुई हैं। इसमें कुछ मौतों को लेकर उन्होंने कहा कि ये मौतें पेड़ों के गिरने, कुछ की मौत वज्रपात या बारिश के पानी में बहने से हुई। इसलिए बीबीएमपी ने शहर भर में अस्थायी मानसून नियंत्रण कक्ष स्थापित करने की योजना बनाई है। इस बीच सीएम सिद्धारमैया ने बारिश के बीच आपदा प्रबंधन पर चर्चा करने के लिए सभी जिलों के डीसी और जिला पंचायत के सीईओ के साथ बैठक की अध्यक्षता की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से हुई बैठक के बाद सिद्धारमैया ने कहा, बारिश ने संपत्तियों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल राहत बचाव कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने आगे कहा, काम में लापरवाही पर अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में बारिश की वजह से मरने वालों के परिवार के लिए प्रत्येक को 5 लाख रुपए की घोषणा की गई है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा, स्थानीय अधिकारियों को मानसून के मौसम में अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए। हमने पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से बेंगलुरु में ट्रैफिक की समस्या को हल करने के तरीके पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। कुरनूल में कडप्पा सांसद वाईएस अविनाश रेड्डी की मां लक्ष्मम्मा की हालत गंभीर है। स्वास्थ्य बुलेटिन जारी करने वाले डॉक्टरों ने बताया, उनकी स्वास्थ्य स्थिति चिंताजनक है। बता दें, अविनाश रेड्डी की मां कार्डियो की समस्या से जूझ रही हैं। वो अभी भी मेडिकल टीम की निगरानी में हैं। उन्हें कुछ दिन और अस्पताल में रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ लो बीपी होने की वजह से उनका इलाज आईसीयू में किया जाएगा। इस बीच विवेका मामले में जांच के लिए सांसद अविनाश रेड्डी को सीबीआई के सामने पेश होना था, लेकिन उन्होंने सीबीआई को बताया कि वो अपनी मां की बीमारी की वजह से उपस्थित नहीं हो सके। स्क्वैश विश्व कप 2023 चेन्नई में 13 से 17 जून तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें सौरव घोषाल और जोशना चिन्नप्पा भारतीय दल का नेतृत्व करेंगे। भारतीय स्क्वैश रैकेट महासंघ ने जानकारी देते हुए कहा, टूर्नामेंट का आयोजन एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल और इंडियन स्क्वैश एंड ट्रायथलॉन अकादमी में होने वाला है। बता दें, टूर्नामेंट में 9 देश हिस्सा लेने वाले हैं, जिसमें मेजबान भारत के साथ साथ हांगकांग, चीन, जापान, मलेशिया, मिस्र, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कोलंबिया शामिल है। इससे पहले भी भारत में 2011 में वर्ल्ड कप का आयोजन चेन्नई में किया गया था। गौरतलब है कि ये टूर्नामेंट का चौथा सत्र होने वाला है। इस बार टूर्नामेंट में लैंगिक समानता और अंक प्रणाली में सुधार कर दिया गया। इस बार हर मैच बेस्ट ऑफ 5 गेम्स के रूप में खेला जाने वाला है। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने टूर्नामेंट के आयोजन के लिए रामचंद्रन को 1.5 करोड़ रुपए का चेक सौंपा। बताया गया है कि एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल के सेंट्रल एडिटोरियम को खेल के अनुकूल बनाया जा सकेगा, जहां दर्शक भी इसका लुत्फ उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने मछलीपट्टनम पोर्ट का उद्घाटन किया और समुद्र में विशेष प्रार्थना की। बता दें, बंदरगाह का निर्माण 35 मिलियन टन की शुरुआती कार्गो क्षमता के साथ 2 साल में पूरा होगा। पोर्ट का शुभारंभ करने के बाद सीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, कार्गो ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने से 4 बर्थ डीप वाटर पोर्ट की क्षमता बढ़कर 116 मिलियन टन हो जाएगी। गौरतलब है, ये बंदरगाह मुंबई और चेन्नई के विकसित बंदरगाह की तरह मछलीपट्टनम को विकसित करने में मदद करेगा, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजमार्ग 216 और गुड़ीवाड़ा मछलीपट्टनम रेलवे लाइन से जल्द ही जुड़ जाएगा। रामनाथपुरम में सी काउ डे समारोह के तहत रामनाथपुरम में मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का आयोजन प्रजातियों के संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। इस कार्यक्रम में भारतीय तट रक्षक और क्षेत्रीय वन अधिकारियों समेत कई अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बता दें, समुद्री गाय डुगोंग समुद्री स्तनपायी प्रजातियों में सबसे विविध है। डुगोंग समुद्री जीवन का सबसे विशाल शाकाहारी समुद्री गाय समुद्री शैवाल खाने वाले सबसे विनम्र और शांतिपूर्ण समुद्री जानवरों में से एक है।
हालांकि समुद्र प्रदूषण, समुद्री घास और समुद्री पौधे का विनाश जैसे कारक इनकी संख्या में गिरावट के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं कुछ मछली पकड़ने के जाल में फंसने और मछली पकड़ने वाली नाव से टकराने से मर जाते हैं। इस वजह से उन्हें देखना मुश्किल हो गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुई मूसलाधार बारिश के चलते एक और मौत हो गई। बेंगलुरु में एक 32 साल के व्यक्ति की पैर फिसलने की वजह से नाले में डूबने से मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक उसका शव घटनास्थल से 5 किलोमीटर दूर मिला था। घटना के पीछे की वजह पर संदेह जताते हुए पुलिस ने कहा, मृतक ने तूफान के पानी के नाले की गहराई नापने की कोशिश की होगी, जिस दौरान वो फिसल गया और नाले में गिर गया। मामले में कैंपापुरा पुलिस स्टेशन ने अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया है और मामले की जांच कर रही है।